स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था की। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, कौन कौन से देशों में यह शासन व्यवस्था पाई जाती है और आखिर किसे कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी किसी देश के संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं तो वो संघात्मक बन जाता है। तो आज इस वीडियो में यही हमारा अध्ययन का केंद्र बिंदु रहेगा। तो शुरू करते हैं सीधा। संघ शब्द, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था का जो मूल शब्द है वो संघ है, तो संघ शब्द अंग्रेजी के फेडरेशन का हिंदी अनुवाद है। तो जो संघ शब्द है वो अंग्रेजी के किस शब्द का अनुवाद है? फेडरेशन। तो अब हम फेडरेशन शब्द की तह में जाएंगे कि ये कहाँ से आया है। तो फेडरेशन शब्द जो है वो लेटिन भाषा का है। लेटिन भाषा का शब्द कौन सा है? फोएडस, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। यानी सीधी सी बात ये है कि जब संधि या समझौते के द्वारा एक नए राज्य की स्थापना की जाती है तो ऐसे राज्य को संघात्मक राज्य कहा जाता है। लेकिन कौन करता है ये संधि, कौन करता है ये समझौता? जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर कोई संधि या समझौते करते हैं तब वो संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर संधि या समझौते के द्वारा एक नए राज्य का निर्माण करते हैं तो उस राज्य को संघ कहा जाता है। यानी सीधा सा है, जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर संधि करते हैं या समझौता करते हैं जिससे एक नए राज्य का निर्माण हो जाता है, तो जो ये नया राज्य बनता है उसे संघात्मक राज्य कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो संधि या समझौते का परिणाम हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, वेनेजुएला आदि ये जो हैं वो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य हैं। मूल रूप से इन्हें ही संघात्मक राज्य माना जाता है। कैसे मूल रूप से? कैसे? क्योंकि ये संधि या समझौते का परिणाम है, इसीलिए इन्हें मूल रूप से माना जाता है कि यही संघात्मक राज्य है। लेकिन एक और तरीका है दोस्तों जिससे संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित होती है। तो कौन सा है वो एक और तरीका, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जब एक विशाल भौगोलिक राज्य अपने आप को अनेक राज्यों में विभक्त कर लेता है तो उसे भी संघ के नाम से जाना जाता है। यानी ये संधि या समझौते का परिणाम तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला एक देश है, विभिन्नताओं वाला देश है, तो वो अपने आप को प्रशासनिक दृष्टि से अनेक इकाइयों में बांट लेता है, तो फिर वो एक संघ की स्थापना कर लेता है। तो ऐसे राज्यों को भी संघात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो दोनों में जो अंतर है, दोनों तरीकों में क्या है? पहला था वो संधि या समझौते का परिणाम थे और दूसरे जो टाइप हैं वो संधि या समझौते का परिणाम नहीं है। तो दूसरे टाइप का एग्जाम्पल जो है वो भारत और कनाडा। अब देखते हैं ओवरऑल कि वर्तमान समय में संघात्मक शासन व्यवस्था के जो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण हैं वो तो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, रूस, यूगोस्लाविया और भारत। ये इन राष्ट्रों में संघात्मक शासन व्यवस्था वाले राज्य हैं, यूँ कह सकते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था कायम है। अब इसको और क्लियर कर देते हैं थोड़ा कि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान में ही कर दिया जाता है। तो इकाई का यहाँ मतलब होता है दोस्तों प्रांत। इकाई का मतलब प्रांत, राज्य। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो भागों में बांट दिया जाता है इन शक्तियों को, और ये जो शक्तियों का विभाजन है वो किस में किया जाता है? सीधा संविधान में, ताकि कोई भी शक्ति अपने आप को श्रेष्ठ नहीं कहे कि मैं ज़्यादा बड़ी हूँ या मैं पावरफुल हूँ। दोनों को बराबर शक्तियाँ दी जाती है और संविधान देता है ये शक्तियाँ। तो दोनों सरकारें अपने अपने दायरे में रहकर कार्य करती हैं। तो ये हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के कुछ बातें। मैरियट महोदय ने कुछ कहा है, देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। इन्होंने कहा कि संघ का निर्माण होता है, जन्म नहीं। कि ये जो संघात्मक राज्य होते हैं इनका निर्माण होता है, ये जन्म नहीं लेते हैं। किसने कहा? मैरियट महोदय ने। डाइसी ने क्या कहा है, देखिए डाइसी ने कहा कि संघीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक रचना है जिसमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया जाता है ताकि राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे और स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय सरकारें हैं, उनके अधिकारों की विरक्षा हो सकें और उन दोनों के बीच में तालमेल स्थापित हो।
ऐसी जो व्यवस्था है वो संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। इसको एक पैटर्न के द्वारा समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये अनेक ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं, अगर ये सब अपना अलग अलग अस्तित्व बनाए रखेंगे तो शायद इनका कोई वजूद नहीं होगा। कोई भी दुनिया का देश इन्हें आसानी से हरा सकता है। इनको अपनी सेना रखनी पड़ेगी, अपनी अलग मुद्रा चलानी पड़ेगी, हर देशों में अपना राजदूत नियुक्त करना पड़ेगा, तो बहुत सारे वित्तीय खर्चे बढ़ जाते हैं और फिर इनकी कोई खास पहचान या शक्ति भी नहीं होती है। तो इन सबसे श्रेष्ठ एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये सब आपस में एक संधि कर लेते हैं, सब लोग आपस में जुड़ जाते हैं, एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं और एक नए संघ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? संधि या समझौते करते हैं, ठीक है ना। और उससे क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है? एक संघ बन जाता है। संघ का एक संविधान बनाया जाता है और उस संविधान में ही उस संघ को कुछ शक्तियाँ देते हैं और बाकी जो शेष शक्तियाँ वो इकाइयों को अपने पास में रखने की इजाज़त मिल जाती है। तो संघ को राष्ट्रीय महत्व के विषय दे देते हैं। क्या देते हैं? जैसे रक्षा, यानी सेना पूरे संघ की एक ही होगी, मुद्रा, संचार, ऐसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं तो वो संघ सरकार को मिल जाते हैं और बाकी स्थानीय महत्व के जो भी विषय हैं वो इकाइयों को मिल जाते हैं। इकाई का मतलब प्रांत। और अगर इनके बीच में कोई विवाद हो, संविधान में लिखी हुई बात पर विवाद हो या संविधान की रक्षा की अगर बात आती है तो यह कर्तव्य जाता है न्यायपालिका के पास में। यानी न्यायपालिका का काम है कि इन दोनों इकाई और संघ के बीच में अगर मतभेद हो तो उनको सॉल्व करें, संविधान की रक्षा करें, संविधान में क्या लिखा उसकी व्याख्या करने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास में है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक संधि या समझौता होता है जिससे एक संघ बनता है और उसमें विवादों को निपटारा करने के लिए भी व्यवस्था की गई है और एक शक्तिशाली वर्चस्व पूर्वक कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों का एक संघ है। एक बार इमेजिन कीजिए दोस्तों कि 50 राज्य अगर वो अलग अलग रहते आज, तो ज़्यादा कोई दुनिया के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता कि आज जहाँ 200 प्लस देश हैं तो शायद 250 प्लस होते हैं, लेकिन अमेरिका ने 50 राज्यों का एक संघ बनाया। आज दुनिया में सबसे सुपर पावर के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र। तो ये जो हैं वो उस संधि या समझौते और उस संघ के कारण उसकी पहचान है। उसकी जो सेना है, उसकी जो आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख सकते हो, हर फील्ड में वो अपने आप को दुनिया में एडवांस रख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय संघात्मक शासन व्यवस्था को जाता है। नहीं तो हो सकता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं होता, आपसे उनके सीमा विवाद होते, न जाने कौन कौन सी विवादों में वो भी पूरा का पूरा एरिया उलझ जाता। आज पूरा यूरोप है उतना आज अमेरिका देख लीजिएगा, लेकिन हर चीज़ में वो एडवांस अकेला। तो उसके पीछे जो पर्दे के पीछे जो एक चीज़ है, एक राज है, वो संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण। यानी किसी देश की शासन व्यवस्था को अगर देखते हैं, संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अध्ययन से ही पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे कौन सी शासन व्यवस्था है और अगर संघात्मक शासन व्यवस्था है तो कौन कौन सी बातें वहाँ पे होनी चाहिए। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की दो तरह के लक्षण होते हैं, एक मुख्य लक्षण और एक है गौण। मुख्य का मतलब ये तो होने ही चाहिए। तो जो पहला मुख्य लक्षण है वो है लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान। लिखित इसलिए होना चाहिए कि हर बात केंद्र और प्रांतीय इकाइयों के बीच में जो प्रावधान है लिखित में होने चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं होने चाहिए। कठोर मतलब उसमें आसानी से बदलाव नहीं हो, और सर्वोच्च, सर्वोच्च का मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है, सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो संविधान रहेगा। तो ये इसका पहला मुख्य लक्षण है। संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना अगर करना है तो लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान की जरूरत पड़ती है। दूसरा जो मुख्य लक्षण है वो है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। किस किस के बीच में शक्तियों का विभाजन? शक्तियाँ कहें, कार्य कहें, अधिकार कहें, इन सब का विभाजन होता है संघीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच में। संघीय सरकार को जो संघ सूची दी जाती है उसमें कुछ विषय डाले जाते हैं और वो विषय होते हैं राष्ट्रीय महत्व के, और प्रांतीय सरकारों को जो है राज्य सूची में विषय दिए जाते हैं और वो स्थानीय महत्व के होते हैं। जो कुछ विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं बाकी सारे के सारे स्थानीय महत्व में डाल दिए जाते हैं, और जो विषय इन दोनों सूचियों में नहीं हो वो कहलाते हैं अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट का मतलब होता है शेष, जिनका उल्लेख इन दोनों में नहीं है। तो अमेरिका में ये जो हैं अवशिष्ट विषय वो प्रांतीय सरकारों को मिले हुए हैं। भारत में एक और सूची डाली गई है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन मतभेद होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है और अवशिष्ट विषय भी केंद्रीय सरकार को प्राप्त हैं। तो ये शक्तियों का विभाजन होना चाहिए संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए। तो ये दो मुख्य लक्षण। तीसरा जो मुख्य लक्षण है वो देखिएगा,
स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों पहले भी चर्चा की है कि संविधान की संरक्षक यानी संविधान का रक्षक, उसकी व्याख्या करने वाले, उसकी रक्षा करने के लिए एक न्यायपालिका होनी चाहिए। और न्यायपालिका कैसी? स्वतंत्र। क्योंकि अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो वह अपने तरीके से या निष्पक्षता के साथ कार्य नहीं कर पाएगी, और जब निष्पक्षता नहीं रहेगी तो संघात्मक शासन व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसीलिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है, जो दोनों प्रांत और केंद्र के बीच में मतभेद हो तो उनका भी सॉर्ट आउट करें, और संविधान में क्या लिखा हुआ इसका स्पष्ट व्याख्या करने का जो अधिकार है वो भी न्यायपालिका का है। तो हस्किन महोदय ने इसके बारे में कथन कहा है कि संघीय शासन में सर्वोच्च न्यायालय शासन तंत्र में संतुलन का पहिया यानी बैलेंस बनाने का जो काम करता है वो न्यायपालिका है। फिर देखिए दोस्तों, ये तो थे मुख्य लक्षण। गौण लक्षण और कौन कौन से हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं। गौण लक्षण देखिए, एक तो दोहरी नागरिकता, संघ की भी नागरिकता होनी चाहिए और इकाई यानी प्रांतों की भी नागरिकता। लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता है। हम केवल और केवल राष्ट्र के नागरिक हैं, प्रांतीय या इकाई की नागरिकता हमारे पास में नहीं है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में दोनों की नागरिकता होनी चाहिए। फिर देखिए द्विसदनीय व्यवस्थापिका। द्विसदनीय व्यवस्थापिका यानी जो राष्ट्रीय सरकार हैं, राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है, उसमें 2 सदन होने चाहिए, जिसमें उच्च सदन जो हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करें। जैसे अमेरिका में सीनेट और भारत में राज्यसभा, ये प्रांतों का या इकाइयों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं, हर राज्य को 2-2 सीटें मिली हुई हैं, तो सीनेट में टोटली 100 सीट्स हैं। तो वहाँ पे समान प्रतिनिधित्व दिया गया, हर राज्य को समान प्रतिनिधित्व। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया राज्यों को राज्यसभा में, और जो निम्न सदन है वो संघ की जनता का प्रतिनिधित्व है। दोनों में फ़र्क क्या है? यह पूरी देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये केवल और केवल राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर देखिए कुछ और बातें हैं जो देख लेते हैं। तो ये तो हैं मूल रूप से संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण, क्या होता है वो हमने देख ही लिया है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है, यानी अविनाशी राज्य। अविनाशी राज्य का तात्पर्य राज्य की सीमा, उसके नाम में संघ सरकार किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं कर सकती है। भले ही पूरा संघ का विनाश हो जाए, संघ समाप्त हो जाए, लेकिन राज्य का विनाश नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ अमेरिका, और भारत को जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्यों कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ? संघ जो है वो अविनाशी, यानी संघ का विनाश नहीं हो सकता हमारे देश में। देश को हम खंडित नहीं कर सकते, लेकिन किसी राज्य की सीमा को तोड़ा जा सकता है, राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, एक ही प्रांत को तोड़ के 2 प्रांत बनाए जा सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जो भी चेंज है वो राज्यों में तो हो सकते हैं, लेकिन देश में नहीं हो सकते हैं। इसलिए भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। कुछ और बातें जो भारतीय संघ के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संघ, भारतीय संविधान में एक तो जो मूल शब्द हैं देखिए फेडरेशन, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। फेडरेशन शब्द ही नहीं है भारतीय संविधान में। तो कौन सा शब्द है फिर? यूनियन शब्द। कहाँ पर? अनुच्छेद 1 में। ये जो यूनियन शब्द हैं वो अनुच्छेद 1 में है, और ये कहीं ना कहीं संघ के लिए ही काम में लिया गया है। इसीलिए भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। और ये जो यूनियन शब्द लिया गया है ये हमारे यहाँ पर कनाडा के मॉडल पर लिया गया है। कनाडा, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो किस देश के मॉडल पर है? कनाडा के मॉडल पर। भारतीय संघ के बारे में केसी वियर ने क्या कहा देखिए, भारत को अर्ध संघ कहा, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था की जो सभी बातें हैं वो लागू नहीं होती है, इसीलिए इसको अर्ध संघ कहा। किसने? वियर ने, केसी वियर ने। इसको देख लीजिएगा, आप याद भी रखें तो वियर का जो पहला अक्षर वो आधा है, तो आधा अक्षर वाले व्यक्ति ने अर्ध संघ कहा। ये एक ट्रिकली याद कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आप अच्छे से देखोगे तो समझ में भी आ जाता है। और WM मॉरिस ने क्या कहा है? भारत को सौदेबाजी वाला संघवाद कहा है, क्योंकि कई बार प्रांतीय सरकारें केंद्र सरकार के साथ सौदे करती हैं कि नहीं आप ऐसा करो, या अपने राजनीतिक पावर का जो है इस्तेमाल अपने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, इसीलिए सौदेबाजी वाली संघ कहा है मॉरिस ने। और ऑस्टिन ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? सहयोगी संघवाद। ये सब भारतीय संघवाद के बारे में या भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में कथन है। पॉल एफ लबी, इन्होंने क्या कहा?
भारत को अत्यंत संघीय कहा, भारत को अत्यंत संघीय कहा है पॉल एपलबी ने। और आइवर जेनिंग्स ने कहा कि केंद्रीयकरण को मजबूत करने की प्रवृत्ति वाला संघ। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा ये संघात्मक शासन व्यवस्था। तो मूल रूप से जो 5 गुण हैं, जिनमें 3 मुख्य हैं या लक्षण कहें, 2 गौण हैं, ये ध्यान में रखना है। और फेडरेशन शब्द फेडर शब्द से, जिसका मूल अर्थ है संधि या समझौता, यानी जब 2 या 2 से अधिक राज्य संधि या समझौता करके एक नए राज्य का निर्माण करते हैं तो संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार से ये बेसिक चीज़ें, अगर आप इन्हें 1 या 2 बार अच्छे से रीड करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए टफ है, क्योंकि ये अवधारणाएं दोस्तों समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, नहीं आए तो बहुत कठिन हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबने देखा इसको वीडियो को, और अगर आपको ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।